आओ बच्चे, आज हम लोग फिर IIT JEE मेन 2020 के जनवरी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी पर आज डिस्कशन करने जा रहा हूं। पिछले सीरीज में तुम लोग बहुत सारे क्वेश्चन देख चुके हो, उसी को फिर मैं अब आगे बढ़ा रहा हूं, उसी कड़ी को आगे बढ़ा रहा हूं। क्लियर है? आज जो मेनली हिसाब कुछ हम लिए हैं, तुम लोग 11th में पढ़ा होगा मैथमेटिकल रीजनिंग या लॉजिक, मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ा होगा, उसी पर दो ठो बड़ी सुंदर हिसाब इस साल पूछा है IIT JEE मेन में। पहले मैं उसी को लूंगा। तुम लोग पढ़े हुए हो मैथमेटिकल रीजनिंग में कि एवरी स्टेटमेंट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू देन इट्स ट्रूथ वैल्यू इज T, और इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स देन इट्स ट्रूथ वैल्यू इज F। स्टेटमेंट अगर सही होता है तो उसका ट्रूथ वैल्यू T होता है, और स्टेटमेंट अगर गलत होता है तो उसका ट्रूथ वैल्यू F होता है। और उसमें तुम लोग को लॉजिकल कनेक्टिव सब पढ़ाए थे। द वर्ड व्हिच कंबाइन टू और मोर देन टू सिंपल स्टेटमेंट्स एंड फॉर्म कंपाउंड स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड लॉजिकल कनेक्टिव्स। उसे हम लोग लॉजिकल कनेक्टिव बोलते हैं, ऐसा शब्द जो दो या दो से अधिक सिंपल स्टेटमेंट में लग करके और कंपाउंड स्टेटमेंट बनाता है। लॉजिकल कनेक्टिव सब क्या क्या था, जरा ध्यान दो। एंड था, जैसे ग्रास इज ग्रीन एंड मिल्क इज ब्लैक, तो एंड यहां कनेक्टर का काम करता है, कनेक्टिव्स का। तो एंड कनेक्टर है, और कनेक्टर है, इफ देन कनेक्टर है, इफ एंड ओनली इफ कनेक्टर है, नाइदर नॉर कनेक्टर है। ये सब कनेक्टर को हम लोग पढ़े हुए थे और इसका ट्रूथ टेबल बनाए थे, सत्यमान सारणी, ट्रूथ टेबल। तो उसी पर कुछ प्रॉब्लम आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग जो 11th में पढ़ाया था उतना अगर तू कंप्लीट रखते हो तो जेई में जब भी क्वेश्चन अगर मैथमेटिकल रीजनिंग से पूछेगा तो तुम उसको जवाब दे दो, क्योंकि इसका रेंज बहुत बड़ा नहीं होता है, बड़ी सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है मैथमेटिकल रीजनिंग से। क्लियर है? तो आओ तुम लोग थ्योरी देख लेना बढ़िया से। मैं कुछ डिस्कशन भी कर दिया हूं और क्वेश्चन को मैं दिखा रहा हूं तुमको कितना आसान है, जरा देखो ध्यान से। इस साल पूछे हुआ है 2020 में जनवरी में। क्लियर है? तो आओ दिखाता हूं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है पहला कि P इस साइन को क्या बोलते हैं, इफ देन। P इफ देन Q, एंड, इसको एंड बोलते हैं, इसको और बोलते हैं, तो समझ रहा होगा। P इफ देन Q एंड Q इफ Q, इसको इफ Q देन P पढ़ते हैं। इफ Q देन निगेशन P, ये क्या हो गया, इफ P देन Q, या इफ देन का साइन है। क्लियर है? तो इफ P देन Q एंड, या एंड का साइन है। इफ Q देन निगेशन P इज इक्विवेलेंट टू, इज इक्विवेलेंट टू यानी बराबर होगा, इक्विवेलेंट टू, इज इक्विवेलेंट टू। ए में ऑप्शन है, ए में ऑप्शन है निगेशन Q के, बी में ऑप्शन है निगेशन P के, और सी में ऑप्शन है P एंड Q के, और डी में ऑप्शन है P और Q के, P और Q के। ये कंपाउंड स्टेटमेंट लिखा हुआ है। इफ P देन Q एंड इफ Q देन निगेशन P इज इक्विवेलेंट टू, इसमें किसके बराबर होगा? तो आओ इसका ट्रूथ टेबल खींचे हम लोग। सॉल्यूशन, ध्यान से देखो, ट्रूथ टेबल खींच रहा हूं। पहले P स्टेटमेंट हम लोग लिए, फिर Q स्टेटमेंट लिया, PQ, इसके बाद हमको जरूरत किसका, निगेशन P की जरूरत है, तो निगेशन P भी ले लिए एक ठो। इसके बाद क्या है, इफ P देन Q का जरूरत है,
इफ पी देन क्यू भी ले लिया। इसके बाद क्या है, इफ क्यू देन निगेशन पी की जरूरत है हमें। एक इसका भी ले लिया, और लास्ट में क्या है, इफ पी देन क्यू एंड इफ क्यू देन निगेशन पी, जो कंपाउंड स्टेटमेंट हमारा है उसका ले लिया। क्लियर है? अब तू ही बताओ स्टेटमेंट क्या होता है। कोई भी स्टेटमेंट या तो ट्रू या फॉल्स, तो पी ट्रू होगा, क्यू भी ट्रू होगा, एक केस ये बनेगा, या पी ट्रू होगा, क्यू फॉल्स होगा, एक केस ये बनेगा, या पी फॉल्स होगा, क्यू ट्रू होगा, एक केस ए बनेगा, या पी भी फॉल्स होगा और क्यू भी फॉल्स होगा, एक केस ए बनेगा। यही 4 केस हमारा बनेगा। क्लियर है? अब आओ, नकारात्मक क्या होता है, नॉट, नॉट पी है, तो पी अगर ट्रू है तो इसका निगेशन, जरा ध्यान से देखना, हाँ, पी अगर ट्रू है तो इसका निगेशन पी क्या हो जाएगा, फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा। अब इफ पी देन क्यू तुमको बताए थे कंडीशनल स्टेटमेंट है, इसको कंडीशनल कहा जाता है। तो कंडीशनल में हमेशा सेकंड स्टेटमेंट पर काम होता है, सेकंड वाला पर। तो इफ पी देन क्यू, तो टी, टी से क्या बनेगा, ये टी हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां देखो, क्यू देन निगेशन पी, हम बार बोलते हैं देखो इस स्टेट, इस कंडीशनल में हमेशा सेकंड को देखो, सेकंड जैसा होगा वैसा ही इसका ट्रूथ वैल्यू होता है, बताए थे ऐसा कंडीशनल में। तो यहां पर क्यू, तो क्यू हमारा क्या है, टी, और निगेशन पी हमारा क्या है, एफ। पहले पी एंड क्यू में देखो टी, टी का तो टी हो गया, आगे देखो क्यू, पहले क्यू लो तो क्यू हमारा टी हो गया, और निगेशन पी एफ हो गया। तो टी और एफ से, टी और एफ का रहेगा तो एफ है ना होगा जी, यहां एफ हो गया। और एंड में बताए थे तुम लोगों को, एंड वाला में, एंड में दोनों स्टेटमेंट सही हो तब ये सही कहा जाता है, टी टी तब ये टी, अगर टी एफ तो एफ, एफ टी तो एफ, और एफ एफ तो एफ। कोई भी एक स्टेटमेंट अगर गलत हो गया तो वो गलत हो जाता है, एंड में दोनों सही होना चाहिए। और में क्या था कि कोनो एगो सही हो जाए तो सही हो जाता है, लेकिन एंड में दोनों सही होना चाहिए। तब इस दोनों से हम एंड बना रहे हैं, इससे और इससे, तो टी एफ से एंड बनाएंगे तो यह एफ हो जाएगा। क्लियर है? इसी प्रकार से आओ, निगेशन पी, पी हमारा टी है तो इसका निगेशन पी हमारा एफ हो जाएगा, नकारात्मक। अब इफ पी देन क्यू, पी और क्यू से, टी एफ से क्या हो जाएगा, एफ बन जाएगा, टी एफ सेकंड से एफ हो गया। अब क्यू देन निगेशन पी, तो क्यू हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, और निगेशन पी सेकंड, एफ एफ से क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तुम लोग पढ़े हो कि इफ देन में एफ एफ रहे तो वो टी होता है। तो क्यू निगेशन पी, तो क्यू हमारा एफ है और निगेशन पी एफ है, तो एफ एफ से टी, क्योंकि गलती से गलती होना सही बात है, बताए थे गलती को गलती कहना सही बात है, तो इसी लिहाज से ये हो गया है। और इस प्रकार से क्लियर है? और इस प्रकार से अब इस दोनों का, इसका और इसका, इस दोनों का एंड करेंगे तो कोई एंड में क्या होता है, कोई है वो गलत तो गलत, सही तभी होगा जब दोनों सही हो। तो एफ टी से बनेगा तो एफ हो जाएगा एंड, इसका एंड इस दोनों का एफ हो गया। फिर देखो, निगेशन पी एफ है तो निगेशन पी हमारा टी होगा, पी देन क्यू, पी देन क्यू एफ टी, तो यहां हमारा टी हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट टी है। क्यू देन निगेशन पी, तो क्यू और देन निगेशन, तो टी टी से हमारा टी होगा, टी टी से क्यू देन निगेशन पी। क्लियर है? और टी टी से एंड बनेगा तो टी हो जाएगा एंड। इसी प्रकार से निगेशन पी, एफ पी का निगेशन, एफ का निगेशन टी हो गया, पी देन क्यू, तो पी एफ एफ का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, गलती से गलती होना सही बात है। और इस प्रकार से क्यू देन निगेशन पी, क्यू देन निगेशन पी, क्यू देन निगेशन पी, एफ टी का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। और टी टी का एंड बनेगा तो टी हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? तो एफ एफ टी टी हमारा तैयार हो गया। तो यही पूछ रहा था कि यह जो कंपाउंड स्टेटमेंट है यह इक्विवेलेंट टू किस स्टेटमेंट के है। तो देखो एफ एफ टी टी कहां है, एफ एफ टी टी निगेशन पी, या देखना
निगेशन P का जो ट्रूथ टेबल है वही ट्रूथ टेबल इसका है कि नहीं। इक्विवेलेंट का मतलब होता है वैसा कंपाउंड स्टेटमेंट सब जिसका ट्रूथ टेबल समान हो, बराबर हो। इसका भी देखो FFTT और निगेशन P का भी FFTT, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर। तो यहाँ निगेशन P कोई स्टेटमेंट है देखो, तो यहाँ B, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, B। सो करेक्ट आंसर इज B। सो करेक्ट आंसर इज B। आंसर इज B हो जाएगा, यानी सही आंसर हमारा क्या हो गया, B, यानी निगेशन P के बराबर इसका ट्रूथ टेबल होगा। क्लियर है। 11th में पढ़ाए थे, एकदम सिंपल था, थोड़ा सा रिवीजन करोगे तो पूरा कंप्लीट किया जा सकता है। वैसे थोड़ा सा डिस्कस हम करिए दिए हैं। ट्रूथ टेबल बताया तुम लोगों के एंड में दोनों सही तभी सही, और में कोई वो सही तो सही। इफ देन में देन पर काम होता है, और उसमें खाली गलती से गलती करना सही बात होता है। तो इन्हीं बातों पर यह था। क्लियर है, यहां तो समझने में कोई दिक्कत। चलिए तो इसका अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है लॉजिक से ही, मैथमेटिकल रीजनिंग से ही, कि इफ P then if P then P and negation Q। पर इसको पढ़ते हैं ऐसे, रुक जाओ, इसको पढ़ेंगे। if P then P and negation Q is false। इज क्या है, फॉल्स है। इज फॉल्स, यानी यह क्या है, फॉल्स है। क्लियर है, फॉल्स। देन ट्रूथ वैल्यू ऑफ P एंड Q, देन ट्रूथ वैल्यू ऑफ देन ट्रूथ वैल्यू ऑफ P एंड Q will be होगा। ट्रूथ वैल्यू ऑफ P एंड Q will be, ए हमारा है TT, बी हमारा है TF, सी हमारा है FT और डी हमारा है FF। क्या करा, समझ में आ रहा है। यहां तुम इफ नहीं भी लिखो तो काम चलेगा, ऐसे नहीं करा। ये स्टेटमेंट या कंपाउंड स्टेटमेंट, कि अगर यह स्टेटमेंट जो है, इफ, अगर यह स्टेटमेंट क्या समझ में आया, यह स्टेटमेंट है इफ P then P एंड निगेशन Q इज फॉल्स, यानी यह स्टेटमेंट अगर फॉल्स है, देन ट्रूथ वैल्यू ऑफ P एंड Q क्या होगा, तो P और Q का ट्रूथ वैल्यू क्या होगा। तो पहले इस कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ टेबल खींचेंगे तब ना P और Q क्या होगा हमको पता चलेगा। तो आइए खींचते हैं इसका सॉल्यूशन। सेम हिसाब है, देखो पहले हम लोग लेंगे P, फिर लेंगे Q, दूसरा स्टेटमेंट। PQ तैयार हो गया तो निगेशन Q लेंगे, निगेशन Q, क्योंकि निगेशन Q की मुझे जरूरत है। जब ये तैयार हो गया तो P एंड निगेशन Q लेंगे, P एंड निगेशन Q तैयार करेंगे यह, और जब यह हो जाएगा तब ना कंडीशनल तैयार होगा, P इफ P देन P एंड निगेशन Q। क्लियर है। आओ, स्टेटमेंट दुनिया में या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। तो P अगर P और Q TT होगा, ये कैसे बनेगा, या P ट्रू होगा Q फॉल्स होगा, ये कैसे बनेगा। हम सारी केस पर चर्चा करते हैं। या P फॉल्स होगा Q ट्रू होगा, ये बनेगा ये केस, या P फॉल्स होगा Q भी फॉल्स होगा, ये बनेगा। कंपाउंड स्टेटमेंट से पता चल जाता है कि कौन कौन चीज सब चाहिए, तो वही सब तैयार कर लेते हैं तब नहीं बनेगा।
यहां तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं? चलिए ये स्टेप, हाँ इसका साइन ऐसे था। अब देखो इधर पी क्यू का जो केस था वो सब हम लोग ले लिया। अब तुम लोग ध्यान से सोचो, तुम लोग अपने मन से सोचो और बनाओ। क्लियर है? इसलिए हम रुक रहे हैं 1 मिनट, नहीं तो आओ हम लोग देखते हैं। निगेशन का मतलब होता है नॉट। जब ये हाँ है तो ये न है तो हाँ। यह अगर टी है तो ये क्या हो जाएगा? एफ। या एफ है तो क्या हो जाएगा? टी। या टी है तो क्या हो जाएगा? एफ। या एफ है तो क्या हो जाएगा? टी। जस्ट उल्टा हो जाता है क्यू का निगेशन। अब आओ एंड तैयार करो। पी एंड निगेशन, यानी इससे और इससे एंड बनाना है, फर्स्ट और थर्ड वाले से। तो एंड में कह चुके हैं कि एको को दोनों सही तभी सही एंड में। और में क्या होता है? कोई एगो सही हो गया तो सही हो जाता है। तो टी इसका इससे पी एंड निगेशन क्यू। टी एफ से एंड बनेगा तो एफ होगा, टी टी से एंड बनेगा तो टी हो जाएगा, एफ एफ से एंड बनेगा तो एफ हो जाएगा, और एफ टी से एंड बनेगा तो भी एफ हो जाएगा। एफ क्लियर है? एफ टी से एंड तो एफ, एफ एफ से एंड तो एफ, टी टी से एंड दोनों सही तब ये सही, टी एफ भी तो एफ हो गया। अब आओ पी इफ पी देन क्यू है। अब आओ इससे पहले का देखो और इससे, इस दोनों का इफ देन है, समझ गए? इसका फर्स्ट पी है और ये स्टेटमेंट ये है टी। उसे बताया था कि सेकंड स्टेटमेंट पर ही सारा खेला होता है। तो टी एफ तो एफ हो गया, टी 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 तो क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। एफ एफ गलती से गलती होना सही बात होता है तो टी हो जाएगा इहो। एफ एफ तो इहो टी हो जाएगा। तो क्या क्वेश्चन करा जाए? ध्यान से, इसका टेबल हम बना लिए। क्वेश्चन क्या करा जाए? ध्यान से देखना। क्वेश्चन कह रहा है कि यह जो कंपाउंड स्टेटमेंट है इफ पी देन पी एंड निगेशन की जो फॉल्स, तो फॉल्स यही हुआ। बाकी सब स्थिति तो ट्रू का हो गया, बाकी टीटी हो गया है। ये कह रहा है फॉल्स हो, फॉल्स ये हो गया। देन ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, तो इस स्थिति में पी और क्यू का ट्रूथ वैल्यू क्या होगा? यानी जब ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो पी और क्यू का ट्रूथ वैल्यू क्या होगा? देखो यार पी और क्यू का ट्रूथ क्या क्या हो जाएगा? टी टी, यानी पी भी टी होगा और क्यू भी टी होगा। तो टी टी कोई ऑप्शन है? देखो तो यार फर्स्ट ऑप्शन है, देख लो यही हमारा सही होगा। सो करेक्ट आंसर इज आंसर इज ए हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन क्या कह रहा था कि यह स्टेटमेंट अगर फॉल्स हो तो फॉल्स सिर्फ एक ही स्थिति, बाकी स्थिति में तो ट्रू है। तो फॉल्स जब होगा तब पी और क्यू क्या होगा? तो जब यह फॉल्स है तो पी और क्यू क्या हो गया? पी भी टी हो गया, क्यू भी टी, यानी टी टी हमारा आंसर हो गया। तो क्या तुम लोग को समझ में आ गया? यही लॉजिक का हिसाब था, रीजनिंग का, मैथमेटिकल रीजनिंग का। जो कितना सुंदर आसान हिसाब है जो इस साल पूछे हुआ है। क्लियर है? अब जरा एक तो तुम लोग एपीजीपी बहुत पढ़े हो, जरा एक जीपी से क्वेश्चन देखते हैं। जीपी से भी इस बार एक बहुत आसान और हल्का क्वेश्चन था। क्लियर है? जरा देखो ध्यान से। तीसरा क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर के, द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर के, द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर के फॉर व्हिच 49 के पावर के, 49 के पावर के प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ 1 प्लस 49 का स्क्वायर प्लस 49 का क्यूब प्लस डॉट 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 49 के पावर 125, 49 के पावर 125
द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर के फॉर विच इतना इज अ फैक्टर ऑफ इतना, यही क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 65, ऑप्शन बी दिया हुआ है 32, ऑप्शन सी दिया हुआ है 60 और ऑप्शन डी दिया हुआ है 63। यही प्रॉब्लम है। आओ हुआ सॉल्यूशन। और एक सुंदर सा देखो एक सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीरीज। क्या है देखो, 1 + 49 + 49 का स्क्वायर + 49 का क्यूब प्लस डॉट 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 49 के पावर 125। यह एक जीपी है। तुम लोग जीपी जानते हो, जो गुना या भाग का मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन रूल फॉलो करे, उसे हम लोग जीपी कहते हैं। इस जीपी का फर्स्ट टर्म हेयर ए बराबर क्या हो गया 1 और कॉमन रेशियो क्या हो गया 49। क्लियर है? तो तुम लोग जीपी में इसमें कितने पद हैं 126 पद है, क्योंकि देखो 1 से लेकर 125 तक पावर गया, यहां से यहां तक तो 125 टर्म तो ये हो गया। क्लियर है? यहां से यहां तक कितना हो गया 125 टर्म यही हो गया और एक टर्म यहां बढ़ा कितना हो गया 126 टर्म। तुम लोग जीपी में योग निकालना पढ़ा होगा, सम निकालना। यहां लिख देता हूं, तुम लोग पढ़ा होगा Sn = A × R के पावर n-1 बटे R-1। इसी को हम 1 - R के पावर n बटे 1 - R भी कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। माइनस कॉमन लेंगे ऊपर से भी नीचे से भी, तो R के पावर n-1 R-1 ऐसे भी दोनों सेम चीज है। ऐसे भी हम लिखे थे और इसी को माइनस कॉमन लोगे तो ऐसे हो जाएगा। क्लियर है? देखो दोनों सेम है, जैसे तुम लोग यूज कर सको। समझ में आ गया? मिटा देता हूं इसको। तो जीपी में इन जीपी सम निकालने का फॉर्मूला यही है। इन जीपी सम निकालने का योग, इन जीपी में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सम निकालने का यह सूत्र है। Sn = A × R के पावर n-1 बटे R-1। तो यहां भी n के जगह पर कितने पद हो जाएंगे 126। तो क्या हो जाएगा A × A हमारा क्या है 1, तो 1 × R हमारा क्या है 49। R कॉमन इसमें से निकलता है 49, मतलब नेक्स्ट टर्म बाय प्रीवियस टर्म, जस्ट प्रीवियस टर्म। जैसे दूसरा T2 बटे T1 तुम्हारा कॉमन रेशियो हो जाएगा, या T3 बटे T2 या T4 बटे T3 या T10 बटे T9, कोई भी पद बटे तुरंत पीछे का टर्म करोगे तो कॉमन रेशियो पता हो जाता है। तो यहां हमारा कॉमन रेशियो हो जाएगा सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, तो 49 बटे 1 तो 49 हो गया, या 49 का स्क्वायर बटे 49 तो 49, जैसे तुम कर लो। तो आइए इसका सम क्या आ जाएगा 1A × R के पावर यानी 49 के पावर n। कितने टर्म इसमें है 126, क्योंकि तो आगे ही बोल चुका हूं 1 से लेकर 125 तक तो ये हो गया, ये हो गया पहला एक वाला 126। तो 126 कैसे समझ में आया, 1 से लेकर 125 तक तो यहीं तक हो गया, यह हो गया तो 126 हो गया। A × R के पावर 126 -1 बट बाय R-1। R हमारा क्या है 49 -1। क्या क्लियर है? यहां तक समझने में किसी को दिक्कत है तो बोलना। क्लियर है? और इस प्रकार से इसको हम चाहे तो 49 के पावर कितना हो जाएगा 63 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो तो 49 के पावर 63 का होल स्क्वायर, जब ध्यान से देखना क्या लिखा हूं 49 के पावर 63 का होल स्क्वायर। 63 में फिर 2 से गुना होगा तो 126 हो जाएगा। अब -1 को 1 का स्क्वायर लिख देते हैं, अब बाई 49 में से 1 गया तो 48 हो गया। और इस प्रकार से यह a² और -b² के फार्मूला पर आ गया। देखो तो a² और -b², तो क्या होता है a + b, तो 49 के पावर 63 + 1 इंटू a - b, तो 49 के पावर 63 - 1 बाई 48। क्लियर है? अब तुम ही बताओ हमको क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर के महत्तम धनात्मक पूर्णांक के फॉर व्हिच इतना इज ए, यह जो है यह जो चीज है इज ए फैक्टर ऑफ इतना।
तो इसी को तो तोड़ रहे हैं, तो इसका फैक्टर देखो ये बन गया इस रूप में, ये इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया, गुणनखंड हो गया। अब इस फैक्टर में देखो 49 के पावर k प्लस 1 के रूप में यही ना है, 49 के पावर k प्लस 1, तो यहाँ k के जगह पर क्या तुमको दिखाई पड़ रहा है, 63। इसमें देखो तो 63 कोई ऑप्शन है, हाँ या डी हमारा ऑप्शन है, समझ में आया ना। तो ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर k का वैल्यू कितना हो गया, 63, यानी सो k इज इक्वल टू कितना हो गया, 63। जहां k क्या है, ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो k का वैल्यू कितना निकल गया, 63, और यहां 63 हमारा ऑप्शन कौन सा है, डी है। सो करेक्ट आंसर इज, सो दैट इज k इज इक्वल टू डी है। सो करेक्ट आंसर इज डी, करेक्ट आंसर इज डी। तो यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि एक सुंदर सा जीपी था ये। तो क्या तुम देखे, क्वेश्चन का तुम लेवल देख के तुमको बुझा रहा होगा कि क्वेश्चन कितना पावर का रहता है, समझ में। सिर्फ अच्छा से पढ़ाई, कंसेप्ट चाहिए, तुम बढ़िया से कंसेप्ट अगर पढ़ोगे तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा सिंपल कंपटीशन है, तुम इजीली चाहो तो मतलब इसको कर सकते हो। सिर्फ सारे सब्जेक्टों पर, मैथ के साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री भी, सब पर तुम्हारा इक्वली बैलेंस होना चाहिए, तब ना सब में तुम्हारा मार्क्स आएगा जो तुम्हारा अच्छा रहेगा। तो मैथमेटिक्स आज में तो दिखाया है मैथमेटिकल रीजनिंग का प्रॉब्लम, थोड़ा सा तुम रिवीजन कर लोगे तो खट खट सब समझ में आ जाएगा तुमको, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो आज की कहानी इतना ही था, फिर अगले क्लास में कुछ सुंदर और अच्छे प्रॉब्लम लेकर फिर हम आएंगे, क्लियर है। तो आज की कहानी इतना ही, सभी बच्चों को मेरे तरफ से बहुत बहुत प्यार और थैंक यू फॉर योर पैसेंस।